दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट टाउन प्लानर परीक्षा 2025 का आयोग की ऑफिशियल आंसर की के अनुसार हल। ये वीडियो आपके आगामी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे तथा परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं असिस्टेंट टाउन प्लानर परीक्षा 2025 के सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल आयोग की आधिकारिक उत्तर कुंजी के अनुसार। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से कौन सी पहल घोषित की गई थी? ऑप्शन है AICT और साइबर सुरक्षा पार्क, अजैविक खेती, जल प्लांट और जैविक पार्क। तो सही उत्तर ऑप्शन ए है, AICT यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी और साइबर सुरक्षा पार्क। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में राज्य को डिजिटल बनाने के लिए लखनऊ में AICT और साइबर सुरक्षा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में मिलाने से क्या बनता है? तो सही उत्तर है जिप्सम। इसका फार्मूला है CaSO4 × 2H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में मिलाने पर एक कठोर और ठोस पदार्थ बनता है जिसे जिप्सम कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया है। शिव समुद्रम कावेरी सही है। आप देखिए, वट्टापराई पझियार ये भी सही है। वट्टापराई जलप्रपात पझियार नदी पर है। जोग कृष्णा ये आपका सही नहीं है। धुआंधार नर्मदा सही है। तो जोग जलप्रपात आप जानते हैं कि कर्नाटक के शिमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित है। ये भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। इसकी ऊंचाई लगभग 253 मीटर है और ये जलप्रपात 4 अलग अलग धाराओं राजा रानी, रोरर और रॉकेट से मिलकर बना है। तो याद रखिएगा, जोग जलप्रपात कृष्णा नदी पर नहीं बल्कि ये शरावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न इतिहास से संबंधित है। आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? धर्मपाल, तो धर्मपाल ने 775 से 814 ईस्वी तक शासन किया था, सही है। वत्सराज 783 से 795 ईस्वी तक। ध्रुव 779 से 793 ईस्वी तक, सही है। गोविंद तृतीय 893 से 899, ये सही नहीं है। दोस्तों, राष्ट्रकूट राजवंश के महान सम्राट गोविंद तृतीय का शासनकाल 793 यानी 793 से 814 ईस्वी तक था। ये राष्ट्रकूट राजवंश के महान सम्राट थे। उन्होंने अपने पिता ध्रुवधारवर्ष के बाद सत्ता संभाली और अपने सैन्य अभियानों के माध्यम से दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में कन्नौज तक साम्राज्य विस्तार किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में अपशिष्ट प्रबंधन नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? सार्वजनिक न्याय सिद्धांत, पूर्व सावधानी सिद्धांत, प्रदूषक सिद्धांत या विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, भारत में अपशिष्ट प्रबंधन नियम ये विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर आधारित है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? बुल्गारिया, रोमानिया, आर्मेनिया और यूक्रेन। तो यहाँ पर आर्मेनिया जो है ये काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। काला सागर तट पर जो है, आप जान लीजिए दोस्तों, काला सागर तट पर कुल 6 देश स्थित हैं। इसमें रूस, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया और यूक्रेन हैं। तो यहाँ पर बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, इसके अलावा रूस, जॉर्जिया और तुर्की हैं। आर्मेनिया इसमें शामिल नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए, बालाजी विश्वनाथ ये 1713 से 1720 तक शासन किया था इन्होंने। बाजीराव प्रथम ने 1720 से 1740 तक। बालाजी बाजीराव ने 1740 से 1761 तक
और पेशवा माधवराव प्रथम ने 1761 से 1772 तक। 2, 4, 1 और 3 ऑप्शन बी आपका सही कूट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राज्य परिषद के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में उल्लिखित हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि अंतर्राज्य परिषद की स्थापना पहली बार 1990 में की गई थी, ये भी सही है। 28 मई 1990 को अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई थी भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक आदेश के माध्यम से। केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत किया गया था। ये सरकारिया आयोग की सिफारिशों के आधार पर गठित किया गया था। तो इसमें दोनों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। वाक्पति कथा सरिसागर, कालिदास मालविकाग्निमित्रम, बाणभट्ट हर्षचरित और बिल्हड़ विक्रमांक देवचरित। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें वाक्पति की रचना कथा सरिसागर नहीं है, बल्कि कथा सरिसागर इसके लेखक कश्मीरी पंडित और शैव ब्राह्मण सोमदेव हैं। देखिए, सोमदेव कथा सरिसागर के लेखक हैं। अन्य जो रचनाएं हैं ये आपकी सही सुमेलित हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं। देखिए, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण। तो इसमें ये करंट से संबंधित है, करंट अफेयर से संबंधित है ये प्रश्न। कथन है, ESPY पुरस्कार 2025 में सिमोन बाइल्स को सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट के रूप में नामित किया गया, सही है। कारण है कि उन्हें ये पुरस्कार मुख्य रूप से 2024 पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के कारण दिया गया था। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप जान लीजिए कि ये आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक से संबंधित हैं, सिमोन बाइल्स। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी स्पेशल से संबंधित है कि चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। तो प्रसिद्ध चरकुला नृत्य ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जून 2025 में इजराइल ईरान संघर्ष के दौरान किस देश ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु स्थलों पर हवाई हमले किए थे। तो सही उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका ने इन्होंने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु स्थलों पर हवाई हमले किए थे। अगला प्रश्न देखिए, बायोलॉजी से संबंधित है कि मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल पत्तियों तक कैसे पहुंचता है। फ्लोएम वाहिकाओं द्वारा, रंध्रों के द्वारा, पैलिसेड कोशिकाओं द्वारा या जाइलम वाहिकाओं द्वारा। तो सही उत्तर है जाइलम वाहिकाओं के द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों, जाइलम से जल का परिवहन और फ्लोएम से फूड यानी भोजन का परिवहन होता है। तो जाइलम वाहिकाओं के द्वारा जल जो है मूल रोम के द्वारा अवशोषित किया जाता है और पेड़ या पौधे के विभिन्न भागों तक यानी पत्तियों तक पहुंचता है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि सकल लाभ प्लस प्रारंभिक रहतिया प्लस क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय माइनस विक्रय ये क्या होता है। तो ये अंतिम स्टॉक या अंतिम रहतिया कहलाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ष से लागू की गई थी। तो ये 24 फरवरी 2019 ये वित्तीय वर्ष हो जाएगा 18-19। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा तार्किक प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि पौधों में 1000 जूल ऊर्जा संचित है तो निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में बाघ के लिए कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। पौधे, हिरण, बाघ। तो इसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का 10% नियम है। इसको लिंडमैन के द्वारा, जो 10% रूल है, इसको लिंडमैन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और इसमें कहा गया था कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है, बाकी 90% वातावरण में ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है।
तो उत्पादक यानी पौधे में 1000, तो इसका 10% यानी 100 जूल बचेगा हिरण में। उसके बाद 100 का 10% यानी 10 जूल ये बाघ में उपलब्ध होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये है आपका बीजगणित से, अलजेब्रा से। √a-1/√a इज इक्वल टू √5, तो a² प्लस 1/a² किसके बराबर होगा? तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सही उत्तर 47 हो जाएगा। एक और प्रश्न है, करीबा झील किस नदी से जुड़ी हुई है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, करीबा झील से जाम्बेजी नदी जुड़ी हुई है। जाम्बेजी नदी करीबा झील से निकलती है। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी मानव निर्मित यानी कृत्रिम झील है, जिसका निर्माण जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध बनाकर किया गया है और ये झील जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? प्लूटो, मंगल, पृथ्वी और शुक्र। तो सही उत्तर है प्लूटो। प्लूटो जो है पहले ग्रह था, लेकिन अब इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब केवल 8 ग्रह हैं और मंगल, शुक्र, पृथ्वी ग्रह की श्रेणी में है। प्लूटो अब इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर का 3 गुना हो तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा? तो इसको आप समझ सकते हैं, दो संख्याएं x और y हों तो योगफल उनका 3 गुणे अंतर हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो ये अनुपात 2 और 1 का हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है, सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है यानी ड्राई आइस? तो हम छोटी कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा है ड्राई आइस, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए RIDE LNBE, तो HELP, इसको जब हम सॉल्व करेंगे अक्षरों का एक दूसरे से सुमेलन जब कराएंगे जैसे, तो यहाँ पर देखिए D इसका कम हो रहा है, BCD और LMNOPQRST, तो IJKLMN, तो ऐसे करके जब HELP को करेंगे तो P लास्ट में आएगा, उसके बाद J, ऐसे BJJP, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यूपी स्पेशल के लिए भी, कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर बनाया जा रहा है? जेवर यानी नोएडा, बुलंदशहर गाजियाबाद या वाराणसी में? तो सही उत्तर बुलंदशहर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पुराण ने रास और लीला दो शब्दों को मिलाकर रास लीला शब्द बनाया है? अग्नि पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण या गरुड़ पुराण? तो सही उत्तर भागवत पुराण ने पहली बार रास और लीला शब्दों को मिलाकर रास लीला शब्द बनाया है। अगला है, किस संगठन ने अपने 2025 के वैश्विक पुरस्कारों की घोषणा की जिसमें बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आधारित प्रौद्योगिकी में नवाचार करने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, जिसमें पर्यावरण, स्वास्थ्य, कृषि, खाद्य और रचनात्मक उद्योगों के क्षेत्र हैं, वो शामिल है किसमें? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, यूनेस्को या WIPO? तो ये है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसने अपने 2025 के वैश्विक पुरस्कारों में बौद्धिक संपदा आधारित प्रौद्योगिकी में नवाचार करने वाले MSME को जो है रचनात्मक उद्योगों को शामिल किया है WIPO के द्वारा। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत में EJ बटलर को किस विज्ञान का जनक माना जाता है? ऑप्शन है कीट विज्ञान, सूत्रकृमि विज्ञान, पादप रोग विज्ञान या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है पादप रोग विज्ञान का जनक भारत में EJ बटलर को माना जाता है।
अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि यदि किसी शून्येतर संख्या और उसके वर्ग का औसत उस संख्या का 5 गुना है तो वो संख्या क्या है। तो शून्येतर संख्या यानी शून्य के अतिरिक्त तो एक संख्या और उसके वर्ग का औसत उस संख्या का 5 गुना है। तो इसको आप ऐसे, कोई संख्या x है तो वर्ग x स्क्वायर है, x प्लस एक्स स्क्वायर दो संख्याएं हैं, इनका औसत कितना हो जाएगा, ये संख्या 5x के बराबर हो जाए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सही उत्तर 9 आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, नोरिन 10 किस फसल की किस्म है। तो हम लोगों ने कई बार यूपी स्पेशल पढ़ते समय जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है तो उसमें कई बार इसको हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो नोरिन 10 ये गेहूं की फसल है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए, उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। खिज्र खां, देखिए मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, खिज्र खां और अलाउद्दीन आलम शाह। तो इसमें खिज्र खां का जो समयकाल है 1414 से 1421 ईस्वी, और ये सभी सैयद वंश के शासक हैं दिल्ली सल्तनत के। उसके बाद मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी। फिर उसके बाद मोहम्मद शाह का समय आता है 1434 से 1445 तक, और लास्ट में अलाउद्दीन आलम शाह, ये 1445 से 1451 तक ये कार्यकाल आता है। तो ये सैयद वंश के शासक हैं। सही उत्तर हो जाएगा 3, 2, 1, 4। तो यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा 3, 2, 1, 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारिस्थितिकी निकेत या पारिस्थितिकी निके क्या होता है। तो सही उत्तर है, किसी प्रजाति की उसके पर्यावास या आवास में विशिष्ट भूमिका और स्थिति को पारिस्थितिकी निकेत कहते हैं। और ये जो है ये विशिष्ट पर्यावास या उसका पर्यावास उसकी विशिष्ट भूमिका और स्थिति उसको महत्वपूर्ण बनाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। इम्पॉर्टेंट है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन है, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, एक केंद्रीय वक्फ प्राधिकरण की स्थापना करना, नई वक्फ संपत्तियों के निर्माण को विनियमित करना, या वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में कुशलता, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता को बढ़ाना। तो सही उत्तर है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में कुशलता, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि a + b + c = 11, ab + bc + ca = 3 और abc = -135 हो तो a³ + b³ + c³ का मान कितना होगा। तो इसको आप देखिए, इसको सॉल्व करेंगे। ये सामान्य गणित का सवाल है तो 827 इसका उत्तर हो जाएगा। दिशा पर आधारित, डायरेक्शन आधारित ये अगला क्वेश्चन है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है और इसी प्रकार आगे भी परिवर्तन जारी रहे तो पश्चिम क्या हो जाएगा। तो पश्चिम हो जाएगा साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। इसको आप इस जो है फार्मूले पर इस पे सेट करके इस प्रश्न का सही उत्तर निकाल लेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक नहीं पाया जाता है। साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन। तो सही उत्तर थाइमिन इसमें नहीं पाया जाता है। कैसे, AgCu याद रखिएगा, AgCu ये इतने क्षारक पाए जाते हैं। A से एडेनिन, G से गुआनिन, C से साइटोसिन और यूरेसिल। तो ये सभी दोस्तों आरएनए में थाइमिन के स्थान पर, डीएनए के विपरीत आरएनए में थाइमिन के जगह पर यूरेसिल होता है, डीएनए में थाइमिन होता है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1950-51 से भारत की राष्ट्रीय आय में गैर कृषि क्षेत्र का सापेक्षिक योगदान बढ़ा है। बिल्कुल सही है।
इसका कारण औद्योगिक क्षेत्र में तीव्र वृद्धि है, तो ये सही नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र में तीव्र वृद्धि नहीं हुई है बल्कि धीरे धीरे वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन ए आपका केवल कथन 1 सही है, कथन 2 इसमें सही नहीं है। अगला प्रश्न है तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो तिलैया बांध बराकर नदी पर बनाया गया है, याद रखिएगा। ये बहुउद्देशीय बांध परियोजना है तिलैया बांध। अगले प्रश्न पर आते हैं। गोला गोकर्णनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है गोला गोकर्णनाथ मंदिर। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। ग्रीन हाइड्रोजन जो भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का एक प्रमुख विषय है, क्या है? ऑप्शन है प्राकृतिक गैस से उत्पादित हाइड्रोजन, विशाल जंगलों वाले देशों से आयातित हाइड्रोजन, हरे रंग के पेंट के साथ मिश्रित हाइड्रोजन, या विद्युत अपघट्य के लिए नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादित हाइड्रोजन। तो सही उत्तर ऑप्शन डी है। ग्रीन हाइड्रोजन विद्युत अपघट्य के लिए नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादित हाइड्रोजन, इसको ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। ये भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का एक प्रमुख भाग है। अगला प्रश्न है पेरिस समझौते के तहत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी एनडीसी का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो याद रखिएगा पेरिस समझौते के तहत 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पादन की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% तक कम करना, ये भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का प्राथमिक लक्ष्य है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आंगनवाड़ी योजना के अंतर्गत कौन से शामिल नहीं हैं? यहाँ पर देखिए तो 0 से 6 आयु वर्ष के बच्चे शामिल हैं, 11 से 14 वर्ष की आयु की बालिकाएं शामिल नहीं हैं, गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाएं आंगनवाड़ी योजना में शामिल हैं, वरिष्ठ नागरिक जो 70 वर्ष की उम्र से अधिक हों ये शामिल नहीं हैं। तो 2 और 4 इसमें शामिल नहीं हैं आंगनवाड़ी योजना में, इसमें 1 और 3 जो हैं शामिल हैं, 2 4 शामिल नहीं हैं। प्रश्न में भी आपसे पूछा था कि कौन सा ग्रुप इसमें शामिल नहीं है आंगनवाड़ी योजना में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जलीय विलयन माध्यम में हाइड्रोजन आयन किस रूप में पाए जा सकते हैं? H3O+ आयन, H+ आयन, OH निगेटिव आयन या H2O के रूप में। तो याद रखिएगा जलीय विलयन माध्यम में हाइड्रोजन आयन H3O+ धनायन के रूप में, H3O धनायन के रूप में पाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक वेन आरेख से कथन और निष्कर्ष पर आधारित जो है प्रश्न है। कथन और निष्कर्ष पढ़िए, विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। कथन है कुछ पेन पेंसिल हैं और सभी पेंसिल रबर हैं। तो निष्कर्ष निकलता है कुछ पेन रबर हैं, सभी पेन रबर हैं। तो केवल एक निष्कर्ष निकलता है कुछ पेन रबर हैं। केवल एक आपका सही है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। एक देखिए गणित का क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन से संबंधित क्वेश्चन है। 7776 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज की भुजाओं में 3, 4, 5 का अनुपात है। इस त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले 7776 वर्ग सेंटीमीटर वाले भुजा का जो अनुपात है 3, 4, 5, इसका अनुपात निकाल कर तीनों भुजाओं की लंबाई निकालेंगे, 1, 2, 3 भुजा की, फिर इनको जोड़ देंगे तो परिमाप 432 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब इस प्रश्न का आप सही उत्तर निकाल पाएंगे। अगला प्रश्न है ट्राइकोग्रामा चिलोनिस का प्रयोग निम्नलिखित में से किस फसल में जैविक कीट नियंत्रण के लिए किया जाता है? गुलाब, आम, गन्ना या लहसुन? तो सही उत्तर है गन्ना फसल में। ट्राइकोग्रामा चिलोनिस का प्रयोग जैविक कीट नियंत्रण के लिए गन्ना में किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजातीय संग्रहालय स्थित है? बाराबंकी, मुरादाबाद, रामपुर या बलरामपुर? तो सही उत्तर है बलरामपुर में। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में जो तराई इलाके हैं वहाँ पर थारू जनजाति पाई जाती है। बलरामपुर में जनजातियों की संख्या, थारुओं की संख्या अधिक है, यहाँ पर
थारू जनजातीय संग्रहालय बनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाइरूवेट के वायवीय विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा एटीपी बनने की प्रक्रिया होती है किसमें? कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका में या केंद्र द्रव्य में? तो सही उत्तर माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट के वायवीय विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनने की प्रक्रिया होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में। इसको कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर कहा जाता है, क्योंकि कोशिका को ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया से ही प्राप्त होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कौन सा कोयला उत्पादक क्षेत्र है? भीलवाड़ा, चाईबासा, तांडूर या कटनी? तो सही उत्तर तांडूर कोयला उत्पादक क्षेत्र है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से। ये है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में चर्चा की गई है? तो सही उत्तर अनुच्छेद 51 में। आर्टिकल 51 में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के संबंध में चर्चा की गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कौन सा विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? कूलाम, जूल, एम्पियर या वाट? तो सही उत्तर है वाट। वाट जो है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निवल मूल्य क्या है? तो सही उत्तर है परिसंपत्तियां माइनस आंतरिक देनदारियां जो हैं उनको नेट मूल्य कहा जाता है। परिसंपत्तियों में से आंतरिक देनदारियों को घटाने पर निवल मूल्य प्राप्त होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। असिस्टेंट नगर प्लानर, सहायक नगर प्लानर का ये जो परीक्षा आयोजित की गई थी लोक सेवा आयोग के द्वारा, उसके सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्नों का ये आयोग की ऑफिशियल आंसर की के अनुसार ये हल रहा, जिसको हमने व्याख्यात्मक ढंग से सॉल्व किया ताकि आप इन प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से अन्य जो प्रश्न हैं, अन्य तथ्य हैं इम्पॉर्टेंट, उनको जान सकें। ये वीडियो यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ, इसके अलावा UPSSC उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अन्य अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे GIC प्रवक्ता, इसके अलावा LT ग्रेड और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा आदि के GS यानी सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।